और राजनीति में पैर छू के ठिकाने लगाया जाता है। बड़ी बात। लगा दिया ठिकाने। हम्म। मोदी ने भी मुरली मनोहर जोशी के पैर छुए थे, लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हैं, जी। छूते हैं ना। कांग्रेस क्या कहती है? ठिकाने लगा दिया। देखिए, राजनीति में कुछ पद ऐसे होते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं पदों की, इसके पीछे की मंशा की बात भी हम कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह होते हैं, किसी डीएम को उठा के किसी विभाग का सचिव बना दो। एक आईएएस क्या चाहता है? जिला। एक नेता क्या चाहता है? मुख्यमंत्री। आज बात हो रही है कि आप उन्हें राज्यसभा सदस्य दे दोगे, केंद्रीय राजनीति में ले आओगे। मनोहर लाल खट्टर को जब हरियाणा से हटा के केंद्रीय राजनीति में लाया गया, आज कहां है मनोहर लाल खट्टर? वो रुतबा, वो जलवा, वो प्रदेश का नियंत्रण, वो फैसले लेना। और अगर हम ये कहें उस जलवा को भी हटा दो, अगर एक नेता वास्तव में किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करना, मैं लालच की बात हटा रहा हूं, मैं मलाईदार पद की बात भी बोल सकता हूं यहाँ पे, ये मुख्यमंत्री का पद बड़ा मलाईदार होता है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि शायद हम किसी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, हमें और वक्त चाहिए। और अगर वो करना चाहते हैं या हमारे दिल में कुछ तमन्ना है कुछ परिवर्तन लाने की, उससे हाईकमान सहमत नहीं है हमारी चालों से, हमारे कामों से, तब भी वो हमें हटा सकता है। तो हम मायूस होते हैं और हमारे पास से वास्तव में एक प्रदेश की कमान चली जाती है, जहां पे हम अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अच्छे शब्दों में, या हमारी कोई बहुत पॉजिटिव नीयत है तो, और दूसरी अगर हमारी नीयत खराब है तो मलाईदार सीट चली जाती है। तो इसके मायने में ऐसे देखता हूं। दूसरी चीज, पिछले काफी समय से केशव जी बेहतर बता पाएंगे और जानकारी होगी, हम सबको जानकारी थी, सामने कोई नहीं कहता था कि 2.5 साल तुम 2.5 साल हैं। आप समझे ना, ये 2.5 साल हम मुख्यमंत्री कहेंगे, 2.5 साल तुम रहोगे, वो कहेंगे ना ऐसी कोई डील नहीं हुई, एक पक्ष कह रहा नहीं भी हमारा वक्त आ गया, 2.5 साल हो गए। सवाल ये है, आपको जनता ने अपने काम के लिए बनाया भाई, काम करो। एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है, अगर सरकार ने वादे करे हैं उन वादों पे फोकस करो। ये क्या है? तुम अपने पदों की लड़ रहे हो, जनता वहां यहाँ के दिल्ली में आके जंतर मंतर पे कावेरी जल विवाद के लिए जो है यहाँ पर रो रही है, किसान रो रहा है आकर के, और तुम वहां पे अपने पदों के लिए लड़ रहे हो। वास्तव में इस राजनीति में जनता का कोई हित नहीं होकर, ये सब बकवास है। इसके अंदर हित है नेताओं का, अपने पद का लालच है, मुझे गद्दी मिल जाए, मुझे गद्दी मिल जाए। मेरी पार्टी की विचारधारा में एक बाकी ने क्या बात कही थी, किस बातों पे हम चुनाव आए थे, किस बातों में हमें जनता ने भी डाला था, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो काम करने के लिए उप मुख्यमंत्री पद भी बहुत था, काम करने के लिए कोई भी पद बहुत है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर वास्तव में पॉजिटिव वाली बात की, तब निश्चित तौर पर दुखी हो सकते हैं, एक सत्ता जारी, लेकिन इसके मायने यही है। बिल्कुल। एक और जो पिछले दिन भी हम लोग बात कर रहे थे, केशव जी भी उस पैनल में थे। शिवेन जी, आपके पास क्या अपडेट है? जिस केंद्र की राजनीति को लेकर बार बार कहा जा रहा था कि अब राज्य से निकलकर सिद्धारमैया को केंद्र में लाया जाएगा और दूसरा इनाम मिलेगा, उनके बेटे यतेंद्र को भी कोई मंत्री पद मिल सकता है, इसको लेकर आप कैसे समझ पा रहे हैं? क्योंकि कल हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उन्होंने तो उसको खारिज किया था। उनका बार बार यही कहना था कि हाँ, डीके शिव कुमार सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन किसी तरह का ये मोल भाव नहीं होगा, वो चाहे केंद्र की राजनीति हो या फिर बेटे को किसी तरह का पद मिलना। मैं इसको 3 बातों में डिफाइन करना, 3 बातों में बताना चाहूंगा। सबसे पहले, केंद्र में कांग्रेस का है क्या? केंद्र में इस समय कांग्रेस का है क्या? कौन सी राजनीति में जाओगे? मनोहर लाल खट्टर कौन सा कर पा रहे हैं? केंद्र की राजनीति में सत्ता है, सब कुछ है। हर व्यक्ति का भाग राजनाथ सिंह जैसा नहीं होता। उनके बेटे को इनाम दे दिया गया, मुख्यमंत्री जब चांस था से योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया, बेटे को राजनीति में उतार दिया गया, इस बात के बावजूद कि भाजपा कहती है हम पारिवारिक राजनीति नहीं करते। तो ये तो उनके बेटे को क्या दे दोगे? इससे जनता क्या मतलब? अगर हम लोग जनता के हित की बात करें, अरे तुम भाई जो परिवारवादी राजनीति राजशाही चलाना चाहते हो, चलाओ, किसी को कुछ दो। इसका जनता के हित से अगर कांग्रेस ये सब कह रही है तो कर्नाटक की जनता का इसमें कोई हित नहीं है। और अगर बात को उनको उठा करके मुख्यमंत्री पद से उठा के केंद्र की राजनीति में ले रहे हो तो उनका भी कोई हित नहीं, क्योंकि इस समय कांग्रेस का कुछ है नहीं। केंद्र में जो कुछ है उस राज्य में है, वहां तुम काम नहीं करने दे रहे हो। सवाल ये है कि ये सबके सब, चाहे अभी तक के शिव कुमार जी हो, चाहे सिद्धारमैया हो,
सबका मकसद है मेरी ताकत कैसे बढ़ेगी, मेरे परिवार के। अब उन्हें भी मालूम है, देखिए कांग्रेस की अगर कोई आदमी ये लालच दे रहा है राजनीति में कि आपके बेटे को पद दे देंगे, तो वो समझते हैं उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं कि बाप बेटा भैया भतीजा भाई भतीजावादी। तो इसमें मैं इसे ऐसे देखता हूं कि ठीक है वो पार्टी को तोड़ने से बचाए, टूटने से बचा लें, उनको अगर उनके पास इस समय देखिए दम होती तो वो जाहिर सी बात, रास्ते बहुत है, ऑपरेशन लोटस लिए भाजपा घूमती रहती, कोई तो आए कोई तो आए। अगर कुछ ऐसी दम हो तो इस समय पर इतनी दम नहीं होगी कि वो ऑपरेशन लोटस के सिंहासन पर सवार हो जाए। तो जब सब नाप लिया होगा, सब कांग्रेस ने नाप लिया होगा, इतना भाप लिया होगा, उसके बाद देखा होगा दम इतनी भी नहीं है, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए, तो उठा करके थोड़े बहुत लॉलीपॉप दे दो, उसको लेके बैठे। सच्चाई ये है कि सत्ता बदल चुकी है, सच्चाई ये है कि अब शिव कुमार जो हैं वही पावर में होंगे, उनका गुट पावर में होगा। हालांकि कांग्रेस को इस समय समस्या से 2028 के चुनाव की जरूर होगी, क्योंकि सिद्धारमैया जैसा केशव जी ने बताया वो पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक में खासा पैठ रखने वाले हैं। उन वोटों को संभालना और मतलब वो जमीनी नेता है ऐसे मान लो। और जो शिव कुमार जी हैं ये एक ऐसे हैं लाइजनिंग वाले नेता, केंद्र की चापलूसी करो खूब बढ़िया करके, टेंशन देते रहो और पैसा इकट्ठा करो, फंडिंग करते रहो, इस पे थे। लेकिन वोटों पे अधिकार जो है वो सिद्धारमैया का मेरी जानकारी में ज्यादा है। मैंने जितने भी लोगों से आपके कार्यक्रम से पैसे भी कर्नाटक में जो नेताओं से एक दो से बात करी, क्योंकि यहाँ यूपी के मेरठ के भी एक बंदा वहां पे इस समय बहुत गहराई में कांग्रेस में है और विधायक भी है, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई नाम ना बताने की शर्त पे। तो सवाल यह है कि ये जो पकड़ वाले नेताओं को अगर आप यूज भी करना है तो कैसे करके कांग्रेस सहेजेगी, ये एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। मेरी मुझे ये जानकारी। बिल्कुल निरुपमा जी, जितेंद्र जी जो ने क्या बोला वो बहुत ही सच है। अभी तो सीएम चेंज करने के लिए जरूरत ही नहीं था, मगर ओनली बिकॉज ऑफ हैविंग पावर डीकेशी पुश्ड द हाई कमांड टू चेंज द सीएम, दैट्स इट। व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। अगर बिग 3 पॉइंट्स की बात हम करना चाहें निरुपमा जी, आखिर कांग्रेस सीएम बदल ही क्यों रही है? इसके पीछे सिर्फ 2.5 साल वाला फॉर्मूला कह के तो नहीं बच सकते ना, और कौन से आप पॉइंट्स समझ पा रही हैं? That's what, as I said, I mean, it was decided while Siddaramaiah taking charge as the CM itself. D.K. Shivakumar was the one main reason. Because of him, many seats, Congress got many seats. So, I mean, he was very good. He is very good organizer as well. No doubt about it. So, I mean, because of his pushing only, High Command might have changed to change the government. I mean, as I said, I mean, young face should have. Even Rahul Gandhi has already told that there should be only youngsters in the cabinet as well. So, I mean, almost 20 current ministers are going to lose their seats for sure. So, it means that Rahul Gandhi would like to have youngsters in the this system, governance. So, that is the main reason, I feel. बिल्कुल। केशव जी, सवाल लगभग आपसे भी यही, लेकिन तमाम जो बयानबाजियां भी हो रही है उन पर भी थोड़ी सी नजर डाल लें। बसवराज बॉम्मई का कहना है कि शिव कुमार बहुत लंबे वक्त से इनको ठिकाने लगाने का सोच रहे थे और अब मौका मिला, आलाकमान ने साथ दिया, हाईकमांड भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता नजर आया और ऐसा हो भी गया। आपसे भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला, जैसे कि निरुपमा जी ने भी बताया कि प्लानिंग पहले से थी, हालांकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर कभी कहा नहीं है, कल बेशक एक प्रवक्ता हमारे साथ थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और मुकुंद, आपको इस बात का क्रेडिट जाता है, वन इंडिया के शो को इस बात का क्रेडिट जाता है कि नेशनल मीडिया में पहली बार वन इंडिया का शो वो फोरम बना जहां पर कांग्रेस के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने, एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो कि इवेंचुअली कर्नाटका के को इंचार्ज भी है अलोंगसाइड रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ओपनली पब्लिकली हमारे फोरम पे ये एक्सेप्ट किया कि इन 2023 द डील वाज स्ट्रक। 2023 में ही 2.5 साल का फॉर्मूला बन गया था। हालांकि 2.5 साल के फॉर्मूले को सिद्धारमैया खींचकर 3 साल पहुंचा चुके हैं। हैविंग सेड दैट, पिछले 3 सालों से सिद्धारमैया ने बार बार ये कहा है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई थी, जबकि डीके शिव कुमार लगातार इस बात को डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली लोगों के सामने लाते रहे हैं, पार्टी हाईकमान के सामने प्रदेश अध्यक्ष बन के लाते रहे हैं। बस इस बात का भी उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया कि बिल्कुल टॉप लीडरशिप। हाँ, अच्छा, अब जो आपका सवाल था कि
मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी थी कर्नाटका में। सब कुछ तो सही ही चल रहा था। देखिए जो बातें मैं कह रहा हूं, आप ये समझिए कि सिद्धारमैया का कद जो है राजनीति में बहुत बड़ा है कर्नाटक में जी। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना एजेंडा भी है, और उन्होंने उस एजेंडे से कई बार भारतीय जनता पार्टी जैसी शक्तियों को परास्त भी किया है। जिस तरह से तमिलनाडु में एक हिंदी विरोध का एजेंडा चलता है, कमोबेश सिद्धारमैया उसी तरह के हार्ड लाइनर लीडर रहे हैं कर्नाटका में। अगर आप डीके शिव कुमार की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल रहे हैं, इनका आना जाना उठना बैठना सभी तरह के लोगों के साथ है। साथ ही एक बात लियाजनिंग की बात होती है, डेफिनेटली डीके शिव कुमार वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर हैं जो कर्नाटका और उसके बाहर भी कांग्रेस के लिए लियाजनिंग का काम करते हैं, कर सकते हैं, और उन्होंने सक्सेसफुली किया भी है। उनकी कैंपेन करने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। कैंपेन डिजाइन करने की क्षमता, बेसिकली कहां पर किसको लगाया जाए, किस तरह से किस चीज को अप्रोच किया जाए, ट्रू लीडर। और दूसरी रही बात जन नेता वाली बात, तो कर्नाटका के अंदर डीके शिव कुमार की भी जन नेता वाली छवि है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर 2023 में आप चुनाव कवर कर रहे होते कर्नाटक में, या चुनाव के बाद भी जब नतीजे आ गए और जब यह भी तय हो गया कि डीके शिव कुमार नहीं सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तब भी अगर आप लोगों से पूछते अक्रॉस पार्टी लाइन, जो मतदाता हैं वो यही जवाब देते कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं या डीके शिव कुमार को होना चाहिए। अब आते हैं इस बात पर कि क्या जरूरत पड़ी। देखिए कई बार इबारत साफ लिखी होती है दीवारों पे, कई बार पढ़ना पड़ता है आपको बिटवीन द लाइंस। अब देखिए 2023 हुए 3 साल हो गया है, 2 साल और कर्नाटका में चुनाव को बचे हैं। अब कांग्रेस को अपनी तैयारी भी करनी है। कांग्रेस ने, जैसा हमारे साथी शिवेंद्र जी हैं वो कह रहे थे, सारे विकल्पों पर विचार किया होगा कांग्रेस ने, और फिर वो इस नतीजे पे पहुंची है कि अब समय आ गया है कि कुर्सी ट्रांसफर की जाए। क्यों ये 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, 1 साल पहले क्यों नहीं हुआ, या 2023 में ही क्यों नहीं हुआ? मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि सिद्धारमैया का तेवर बागी रहता है। वो जनता पार्टी, लोक दल, जेडीएस को तोड़कर अपनी पार्टी बना चुके। जेडीएस में थे सिद्धारमैया, और वो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के बहुत करीबी थे, इतने करीबी कि पीजीआर सिंधिया जैसे जो लोकल लीडर थे जेडीएस के वहां पर कर्नाटका में, उनको इन्होंने किनारे लगा दिया जी। और जेडीएस की सरकार में जब देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे तब ये उप मुख्यमंत्री तक बन गए। लेकिन एक समय आता है, जेडीएस में एचडी कुमार स्वामी का उभार होता है। अब देवगौड़ा जी भी एक बार पुत्र मोह में फंस गए। इनके सामने अब क्या ऑप्शन था? इनके सामने ऑप्शन था या तो जेडीएस में एचडी कुमार स्वामी के पीछे चले या अपना रास्ता बनाए। फिर इन्होंने जेडीएस का भी मोह तो छोड़ दिया, जेडीएस से अलग हुए और फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए। तो सिद्धारमैया हमेशा बागी रहे हैं। अगर उस समय में कांग्रेस ये रिस्क लेती तो हो सकता है कि जो एक प्रचंड बहुमत मिला था वहां पर, उसका फायदा इनको नहीं मिल पाता, फिर से गोवा वाला बंदरबांट हो जाता, मध्य प्रदेश वाला हाल हो जाता है, कुछ भी हो सकता था। सो कांग्रेस टुक द टाइम, खीर को बढ़िया से पका के खाया है कांग्रेस ने दरअसल वहां पर, और काफी समय दिया। अब दो साल वहां पर कांग्रेस को तैयारी के लिए चाहिए। उस तैयारी में डीके शिव कुमार का रोल बहुत अहम है। डीके शिव कुमार अच्छे लियाजनर हैं, अच्छे मास लीडर हैं, वो कैंपेनिंग के साथ फंडिंग, ट्रैवल शूटर हैं, फंडिंग की भी बात करते हैं। तो तैयारियों के लिए जरूरी था कि अब यहां पर सत्ता परिवर्तन किया जाए। बिल्कुल निरुपमा जी, 2028 के चुनाव का अच्छा जिक्र केशव जी ने किया भी। कांग्रेस की किस रणनीति की ओर इशारा है? 2028 में ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे डीके शिव कुमार के आने के बाद से, और ठीक उसके बाद 2029 में लोकसभा में भी आपको पहुंचना है, कैसे इस स्ट्रेटेजी को देख पा रही हैं आप? To be frank, it is very early to comment on those things. Okay, I mean, it depends on the cabinet reshuffle. Of course, selection of CM is the one thing. Another thing, how the cabinet will be. I mean, that is how the next election result will be decided, I feel. That's what, as I told you already, I mean, a few Muslim leaders are going to be given places, as well as very youngsters are going to be in the cabinet. So there will be no old faces at all. So for the next 2 years, how they are going to rule the government and how they are going to reach the people,
will depend on the next elections. I mean, that is how they are going to strategize, I feel. बीजेपी को लेकर कैसे देख रही हैं मैम आप इस पूरे घटनाक्रम को, जहां पर 2.5 साल का फॉर्मूला हिट तो होता नजर आया, बीजेपी अपने पक्ष में कैसे इस चीज को ला पाएगी, कैसे 2028 के लिए प्रेजेंट कर सकती है? Even there are a lot of loopholes in Karnataka BJP as well. So I mean, there is no proper leadership over there. Even I mean, being in opposition leader, people say that they are not utilizing it properly. They are not raising their voice being in opposition leader. So everything is I mean, we need to see how they are going to strategize as well now. So first of all, they need to have proper CM face in BJP too. As we don't have any faces at present. So how they are going to have, I mean, show their CM faces will depend on the next election. Nirupma ji, a small question I am adding here. So BJP, for that matter, in many states they do not have any CM face, any a spearhead who can take the position on, but they have successfully implemented Operation Lotus over there. Do you see any scope between all these incidents happening in Karnataka? Do you see any scope of Operation Lotus kicking in? At present, to be frank, no. I mean, no such clue at all at present. But I mean, though there is no proper CM face, I mean, Subhendu Adhikari was there in West Bengal. Assam also, they had a leader. But in Karnataka, I mean, there are a lot of issues. I mean, internally as well, there is no proper leadership. I mean, even they don't even raise voice against the government. That's the main reason. Even people themselves are not happy with the opposition party, how they need to be work. So, I mean, that would matter a lot, I feel. Yeah, I mean, even being in opposition, they should speak in favor of people, right? So they don't. Whenever they had chance, even they didn't speak well. I mean, Karnataka BJP workers would like to have proper face at least. I mean, in another states it's okay. In Karnataka, people would like to have some leaders who can speak in favor of them. बिल्कुल, कैबिनेट को लेकर भी कुछ सवाल हैं। केशव जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल का कह सकते हैं कि वो वक्त आ गया है जो कि कर्नाटक इंतजार कर रहा था। उसके अंदर आपको लिंगायत ओबीसी नेता के मिलने की भी संभावना है, 15 से 20 नए मंत्री बनने की संभावना है, और जो 35 मंत्री थे उसमें से 25 को करीब केशव जी हटाने का जिक्र चल रहा है। तो कौन से बड़े नाम ऐसे हो सकते हैं जो कर्नाटक की राजनीति में अब आने वाले दिनों में हमें उभरते नजर आएंगे? देखिए, मुझे लगता है मुकुंद, अभी तक जो मंत्रिमंडल था ना, मंत्रिमंडल में बेशक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया थे, लेकिन पिछले 2-3 जो रिसफल हुए हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसमें बार बार जब भी विद्रोह की आवाज उठी, डीके शिव कुमार कैंप के नेताओं को कोई अच्छी जिम्मेदारी, कोई अच्छा मंत्रालय दे दिया गया। तो अब जबकि सत्ता बदल रही है, कुर्सी ट्रांसफर हो रही है, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बड़े मंत्रालयों पर सिद्धारमैया की छाप जरूर दिखेगी। इस सब के बीच हमें एक और शख्स के बारे में बात करना चाहिए, वो है जी परमेश्वरा। जी परमेश्वरा बड़े दलित लीडर हैं कर्नाटक में, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इस वक्त सिद्धारमैया की सरकार में वो गृह मंत्रालय संभाल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि जी परमेश्वरा का जो कैंप है, उनका जो कुनबा है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। हो सकता है गृह मंत्रालय अगर उनसे लिया जाता है तो कोई इसी तरह की अहमियत वाला मंत्रालय उन्हें दिया भी जाएगा। इसके साथ साथ रमेश जरकीहोली का भी नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट एक टाइम पर वो कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर बनने के बहुत ज्यादा करीब भी बताए जा रहे थे। तो जरकीहोली ब्रदर्स, जरकीहोली परिवार खासकर कोस्टल कर्नाटका में, उत्तर कर्नाटका में काफी स्ट्रांग है, और वो राजनीति की, कर्नाटका के राजनीति की दिशा भी तय करते हैं। जरकीहोली फैमिली, लगभग उनके परिवार के सारे लोग राजनीति में हैं और सभी पार्टियों में हैं, ये सब भी समझ सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी में भी होते हैं जरकीहोली ब्रदर्स, कांग्रेस में भी होते हैं, तो उनके भी काफी उनकी भी चर्चाएं हैं। हो सकता है कि उनको या उनके करीबियों को भी
सत्ता का जो समीकरण बन रहा है, खासकर मैं बार बार कह रहा हूं कि 2028 के मद्देनजर यहां से तैयारी शुरू होगी जी। कांग्रेस हैज स्टार्टेड कि 2028 उनके निशाने पे है, नहीं तो क्यों एक मंत्रिमंडल जो अच्छा काम कर रहा था, सब चल ही रहा था, क्यों इसको बीच में चेन पुल करेंगे। तो उनके निशाने पे 2028 है, उनको ध्यान में रखकर बनाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए कर्नाटक बहुत जरूरी स्टेट है। आप देख लीजिए, पार्टी चलाने के लिए बहुत ज्यादा फंड की भी जरूरत होती है। कर्नाटक के पास अभी 2 ही ऐसे स्टेट हैं जो उस मोर्चे पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक उनके पास कर्नाटका है और दूसरा उनके पास तेलंगाना है। बाकी जो स्टेट्स कांग्रेस के पास एक आधा हैं भी, या तो वो सहयोगी की भूमिका में है या फिर वो कंज्यूमर स्टेट्स हैं, वहां से उनको बहुत ज्यादा फंड मिलने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए कर्नाटक क्रिटिकल है। कर्नाटका में एक एक कदम कांग्रेस फूंक फूंक कर रखना चाहती है। मंत्रिमंडल की बात जहां तक मुकुंद आपने कही, फिर से मैं समराइज करता हूं आपको। मुख्यमंत्री जरूर डीके शिव कुमार होंगे, लेकिन कैबिनेट पर सिद्धारमैया की छाप होगी। इसमें जी परमेश्वरा की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसमें जरकी होली बंधुओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। डेप्यूटी सीएम को लेकर भी मैं चाहूंगा उस पर अगर कुछ देखिए, डेप्यूटी सीएम को लेकर के ऑफ द रिकॉर्ड में बताता हूं, हमारे और निरुपमा जी के बीच सुबह एडिटोरियल मीटिंग में काफी बातचीत हुई है। जस्ट आउट ऑफ माय हंच, मैं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं बता सकता, लेकिन अभी सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल में आईटी मिनिस्टर हैं प्रियांक खरगे। प्रियांक खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खरगे उनके पुत्र हैं और बड़े दलित नेता हैं। मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं और प्रियांक खरगे डेप्यूटी सीएम के तौर पर प्रमोट किए जा सकते हैं, उनको एलिवेशन मिल सकता है। इसी के साथ सिद्धारमैया कैंप को भी खुश करने के लिए उनके करीबियों के साथ साथ उनके पुत्र को भी कैबिनेट में एंटर कराया जा सकता है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। शिवन जी के पास भी चलेंगे, बस इसी पे एक और कमेंट निरुपमा जी से ले लें। निरुपमा जी, 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाने हैं, ऐसी अपडेट अभी नजर आ रही है। तो उसमें भी जब जातिवाद की ओर नजर हम डालते हैं तो हमें समझ आता है कि दलित चेहरा, ओबीसी चेहरा या लिंगायत चेहरा, ये कौन से चेहरे हो सकते हैं? किनकी उम्मीद ज्यादा लग रही है, या फिर एक एक दोनों बांट के छोड़ देंगे? Actually, Siddaramaiah is from OBCs. So, I mean, he has backup of OBCs. I think, I mean, as GBA election is approaching, as well as local body elections will be there, definitely they would focus on OBC itself. Even, I mean, it is said that one Muslim DCM was also there. I mean, will be there. That was being said, but there is no such talks at present. But OBC will be accorded priority for sure. As Wakaliga is going to become the CM, I mean, they need to take votes from OBCs. That's why definitely they'll accord priority to the OBC leader only. बिल्कुल। शिवन जी, अब आपसे समझना चाहेंगे सर, जनता से लगातार आप रूबरू होते रहते हैं और तमाम सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, सुबह से आप कमेंट्स निकाल रहे थे लोगों के। तो ये जो नेतृत्व परिवर्तन की बयार है कर्नाटक की राजनीति में, डीके शिव कुमार का सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना, कांग्रेस को आपकी नजरों में क्या ये मजबूत कर रही है, या फिर बीजेपी के लिए 2028-29 इन 2 कह सकते हैं आप चुनावी वर्षों के लिए रास्ता साफ हुआ है? तो मुकुंद, इसमें राजनीति में क्या होता है, कांग्रेस और बीजेपी इससे क्या करते हैं, एक तो जो इंटरनल जो झगड़ा था वो तो उससे निपटना ही था। बाकी जो सिद्धारमैया का जिस वोट बैंक पे कब्जा था, या जिस वोट बैंक में पैठ अच्छी है, तो वहां से उस वोट बैंक से जुड़े लोगों को कैबिनेट में जगह देकर एक तो काम किया जाएगा। अब दूसरी बात जो आपने कहा कि फायदा या नुकसान है, मैं फायदा नुकसान तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, जब भी कई बार बीजेपी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को बदला, गुजरात में मुख्यमंत्री को चुनाव से 1 साल पहले बदला, 1 साल पहले की बात, तो इससे होता क्या, थोड़ा डैमेज कंट्रोल होता है। हरियाणा में भी यही कहा, जब खट्टर का कई मामलों में विरोध होने लगा, ऐसे उत्तराखंड में हमने देखा, खंडूरी जो कई जगह बदला गया, तो उसके पीछे एक रणनीति होती है कि हमें एक ताजगी लिया है चुनाव से ठीक पहले, और उसको इतना समय भी ना मिला हो, वो कुछ समय में कुछ बड़े बड़े वादे करे और वही दल जो है, वही नेतृत्व जो है, उसको आगे बढ़ाया जाए। कि जैसे अब सैनी की बात कर लें, तो हमने देखा वो नाराजगी अगर कुछ है तो वो भी दल दूर कर लेते हैं, और चुनाव से ठीक पहले कुछ हलचल, कहते हैं ना पानी में हलचल हो जानी चाहिए, रुका हुआ पानी जो है गंदा हो जाता है, तो वो हलचल करके थोड़ी ताजगी लाते हैं। तो कई बार डैमेज, मैं इसे डैमेज कंट्रोल के ऊपर कोई डैमेज दिखता है सत्ता के
विरोधी लहर कुछ दिखती है, कभी इतने समय सत्ता को हो गया, चुनाव में आगे बढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा ताजगी का एहसास होता है। बाकी कुछ कांग्रेस की मजबूरी भी थी और उसके साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है कि हम कुछ डैमेज कंट्रोल से बचा सकते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.